लंदन में एक हिथ्रो नाम से एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान का एक लड़का जिसका नाम प्रदीप सैनी है, जो कि वहाँ पर टैक्सी चलाता है, उससे लगभग 26 साल से एक ही सवाल किया जा रहा है कि तुम बच कैसे गए। लेकिन एक सवाल जब उसके 26 साल से लगातार पीछा कर रहा है, वो लड़का कई बार तो खामोश हो जाता है, क्योंकि ये सवाल पूछने वाले एक दो नहीं हैं, बल्कि 1-2 लाख लोग अब तक उससे पूछ चुके हैं। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर लंदन में रहता है, उसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके नाम से नहीं जानता होगा, क्योंकि उसने ऐसा ही कारनामा कर दिया था। लंदन की सरकार भी हिल गई थी, लंदन का कानून भी, अदालत भी उसकी उस कारनामे पर सोचकर हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आज की कहानी वाकई हैरान करने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है कि कई बार इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में घिर जाता है, परेशानी में घिर जाता है, चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो करियर की हो, तो फिर वो कुछ भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है। आज की कहानी में 2 सगे भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हिंदुस्तान और ब्रिटिश की। दरअसल अक्टूबर 1996 की बात है। एक दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज़ ब्रिटिश एयरवेज़ उड़कर जब सीधा लंदन पहुंचता है, वहां के जो एयरपोर्ट होता है हिथ्रो एयरपोर्ट, वहां पहुंचता है। जैसे ही वो लैंडिंग करता है, तभी उसमें लगेज, सामान, जो बैग होते हैं यात्रियों के, उस बैग को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठे हुए 2 लोग थे, एक गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और दूसरा साथ जाता है उसके। जैसे ही वो उस हवाई जहाज़ के करीब पहुँचते हैं तो थोड़ा अंधेरा था, और अंधेरे में ही उन्हें एक चीज़ थी जो कुछ अलग दिखाई दे रही थी। उस अलग सी चीज़ को जो उसके पास जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कँपकँपा रहा है। वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी कि वो जम चुका है। बस इसी बात की सूचना तुरंत ही वो तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट के जो कानून व्यवस्था देख रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे, उनको सूचना दी जाती है। वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और वहां जाकर उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही हैं। ऐसा लग रहा था वो जीना तो चाहता है, लेकिन शरीर उसका पूरी तरह से जवाब दे चुका है। शायद वो बच ना पाए, लेकिन आनन फानन ही उसको उपचार के लिए एक हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसका उपचार शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। सिर्फ सांसें थीं जो धीरे धीरे चल रही थीं। और लगभग 4 दिन के बाद जब उसको होश आता है, तो होश आने पर सबसे पहले वो एक ही बात कहता है कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। दरअसल उस लड़के का नाम है प्रदीप सैनी, जो कि हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। और उसका जो छोटा भाई है उसका नाम विजय है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास। और ये 23 साल का लड़का है, जो कि हॉस्पिटल में 4 दिन से वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस सिर्फ उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। होश में जब आता है, एक ही बात बार बार रट लगाए हुआ था कि मेरा भाई भी तो मेरे साथ था। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या मामला है। जो उससे बातचीत की जाती है, हिंदुस्तान के ऑफिसर्स का सहारा लिया जाता है। वो सिर्फ हिंदी में बात कर रहा था और वहाँ के लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं या उनकी जो मूलतः भाषा होती है वो बोल रहे थे। उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ रोए चले जा रहा था। उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कैसे यहाँ पहुँचा। उसको वाकई सचमुच होश नहीं था। पुलिस वाले जब उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने अपने बारे में बताया कि वो हिंदुस्तान के पंजाब का रहने वाला है और उसका नाम खालिस्तानियों से जोड़ दिया गया था, उसका नाम आतंकवाद से जोड़ दिया गया था, उसका नाम क्राइम से जोड़ दिया गया था। लगभग 1 साल तक उसका और उसके भाई का पुलिस पीछा कर रही थी। पंजाब पुलिस कभी उसके जो शोरूम है जहाँ पर काम करता है, वो मैकेनिक था कारों का, या तो वहाँ पर पुलिस जाती थी या फिर उसके घर पे जाती थी या उसके पिताजी को परेशान करती थी। लगातार 1 साल से वो इधर उधर भाग रहे थे। तभी दोनों सगे भाइयों ने, यानी कि प्रदीप सैनी ने, दूसरा विजय सैनी ने, एक फ़ैसला लिया। क्यों भैया, जब हमारे यहाँ के गांव के आसपास के बहुत सारे लोग विदेशों में हैं, कोई कनाडा में हैं, कोई रूस में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों हैं? पुलिस हमारा पीछा भी नहीं करेगी और यहाँ से हम चले जाएंगे। वैसे भी हमने कुछ क्राइम तो किया नहीं है। वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे घरों में जाते हैं जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग विदेशों में गए हुए थे। वो कैसे जाते हैं, बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार कई दिनों तक ऐसे ही करते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक एजेंट मिल जाता है और उस एजेंट से कहते हैं कि हम लोग विदेश जाना चाहते हैं। जब विदेश का नाम आता है तो वो पूछते हैं कहाँ जाओगे। वो कहते हैं कि या तो कनाडा भेज दो या फिर ब्रिटिश भेज दो, ब्रिटिश कनाडा कहीं भी भेज दो, लेकिन हम यहाँ रहना नहीं चाहते।
अब उनके पास ना तो पासपोर्ट था, ना उनके पास वीज़ा है और ना ही उनके पास पैसे थे। हालांकि कुछ थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जमा किए थे, वो पैसे एजेंट ने ले लिए। एजेंट ने कहा कि तुम्हारे पास वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है तो हम तुम्हें ऐसे जो एक नंबर 1 का रास्ता होता है वैसे तो भेज नहीं सकते, लेकिन हाँ एक तरकीब ज़रूर है। जो लगेज रखा जाता है हवाई जहाज़ के अंदर, बहुत सारे यात्रियों का सामान होता है, बैग होते हैं, तो उन्हीं सामान के साथ तुमको शिफ्ट कर देंगे और तुम यहाँ से लंदन जा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। पैसे ले लेता है वो एजेंट और एजेंट कहता है कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं अगले हफ्ते। इसी तरह से महीने दर महीने गुजरने लगते हैं और सितंबर 1996 की बात है, दोनों भाई अपना पंजाब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और वहां जाकर जब अंदर एयरपोर्ट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास वीज़ा और पासपोर्ट था ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया। कहा कि जब तक तुम्हारे पास टिकट नहीं होगा, वीज़ा नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, तुम्हें अंदर आने की एंट्री मतलब अनुमति नहीं है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल अलग चले जाते हैं। दोनों भाई सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें, पैसा उनके पास था ही नहीं, करते भी क्या। लेकिन इधर उधर से वैसे ही लोगों से मदद मांग मांग कर वो अपना 10-12 दिन ऐसे ही गुजारते हैं। और बस 10-12 दिन गुजारने के साथ साथ ये सोचते हैं कि आखिरकार एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की जाए तो कैसे की जाए। वो उस एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। कई सौ एकड़ में फैला वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें वो अंदर जाने की जब रास्ते तलाश कर रहे थे तो आखिरकार रास्ता मिल ही जाता है, क्योंकि हर जगह तो सुरक्षा या सिक्योरिटी हो नहीं सकती। तो वो एक ऐसी बहुत दूर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से एयरपोर्ट पर आना आसान हो जाता है। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी और वहाँ से अंदर एंट्री करने के बाद फिर वो धीरे धीरे वहाँ उस जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से हवाई जहाज़ लैंडिंग करते थे, उड़ते थे। वो धीरे धीरे उस जगह पहुँच जाते हैं। इस 10 या 12 दिन की रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पता लगा लिया था कि लंदन के हवाई जहाज़ किस जगह से उड़ते हैं और वो उसी जगह पर उसी इशारे, क्योंकि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर कहाँ किस जगह रुकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ छोटा मोटा तो होता नहीं है, हवाई जहाज़ तो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए उस बड़ी जगह को उन्होंने चिन्हित किया और उसके पास वो पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही अक्टूबर का महीना आ जाता है। अक्टूबर का महीना था, रात के समय की बात है, और एक हवाई जहाज़ जो कि लंदन की ओर उड़ने के लिए तैयार हो चुका था। बस जब सब कुछ उसको हरी झंडी मिलने वाली है, सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तभी वो लोग सुरक्षा गार्ड को धता बताते हुए सीधे उस हवाई जहाज़ के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जब हवाई जहाज़ वो उड़ने वाला होता है तो दोनों ही भाई ये तैयारी करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों को लैंडिंग गियर के पास जाकर बैठना है। लैंडिंग गियर जो हवाई जहाज़ के पहिए होते हैं पिछले वाले, उन पहियों को अंदर करने के बाद भी इतनी जगह रह जाती है कि एक आदमी आराम से बैठ सकता है। और दोनों भाइयों ने ऐसी ही जगह जो जहाँ दोनों पहिए थे, एक पहिए पे बड़ा भाई बैठ जाता है उसके, और दूसरे पहिए के पास बैठ जाता है छोटा भाई। और वो हवाई जहाज़ जब अपनी रफ़्तार पर आता है, उड़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि वो लगभग 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से कोई हवाई जहाज़ अगर दौड़े तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो सकती है। दोनों भाई बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं भैया तुम ठीक हो, बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी मंजिल बहुत करीब में है, अब वो सीधा लंदन ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़ अब अपनी रफ़्तार पर था तो बहुत ज़ोर का शोर होने लगता है, आवाज़ होने लगती है। जैसे जैसे हवाई जहाज़ ऊंचाई पर जा रहा था वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता चला जा रहा था। ऐसी कंडीशन में जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी आदमी को तो जाहिर सी बात है उसका बचना मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोनों भाई थे, उड़ रहे थे हवाई जहाज़ के साथ साथ। इतनी ऊंचाई पर आपने सुना होगा हिमालय पर्वत की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन कोई भी हवाई जहाज़ लगभग 40,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। और 40,000 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 4 गुना ज़्यादा, बल्कि 4 गुना से भी ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है। वो बैठ तो जाता है, शोर शराबा ये सब कुछ होता रहता है, और वो सीधा लगभग 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हवाई जहाज़ जब लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर जाकर उतरता है तो उसको एक व्यक्ति मिल जाता है। और व्यक्ति जो मिलता है तो वो व्यक्ति जो क्या लगेज को उठाने के लिए आया था। और 4 दिन के बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद सबसे पहले वो अपने भाई का नाम लेता है, मेरा भाई विजय कहाँ है। विजय छोटा है, उसकी 19 साल की उम्र थी,
लेकिन जब उसकी तलाश करने की कोशिश की जाती है, लंदन से दिल्ली तक की जितनी भी एयरलाइंस जाती हैं उसी रास्ते के इर्द गिर्द ये तलाश करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसको दूसरे वाले भाई को हवाई जहाज़ के उस लैंडिंग गियर के आसपास तलाशा जाता है। लेकिन वहाँ सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, पानी मिलता है या कुछ बिस्किट वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिलता, उसका भाई नहीं मिलता। तभी 2-4-5 दिन के बाद एक ख़बर आती है, और वो ख़बर आती है रिचमंड एक सैरो, ये भी लंदन का ही एक एरिया है, वहाँ पर एक लाश मिलती है। और वो जो लाश मिलती है, पुलिस वाले उस लाश को कब्ज़े में लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था और उसकी दिमाग की नसें फट चुकी थीं, इसलिए वो मर जाता है। और जो उसकी टाइमिंग देखी जाती है उसके मिलने से लेकर, और जब वो एयरपोर्ट से दिल्ली से हवाई जहाज़ उड़ता है तो पता चलता है कि हवाई जहाज़ के उड़ने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ही विजय ने दम तोड़ दिया था। उसकी दिमाग की नसें फट चुकी थी, वो मर चुका था, क्योंकि वो उस लड़ाई को लड़ नहीं पाया था। जबकि जो प्रदीप होता है उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर लोग इतना परेशान थे, हैरान थे कि आखिरकार ये कैसे बच गया। भाई की तस्वीर दिखाई जाती है, प्रदीप उसको पहचान लेता है, हाँ यह मेरा ही भाई है। अपने ही भाई को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि करते तो क्या करते, यहाँ आए तब भी ही मर गए, और पंजाब में रहते तो पुलिस वाले उनको जेल में डाल देते, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों के साथ उनके कनेक्शन जो जोड़ दिए थे और कई तरह के क्राइम के साथ उनका कनेक्शन जो जोड़ दिया था। भाई भाई का रो रो के बुरा हाल हो जाता है अपने भाई को याद कर करके, लेकिन उसने जो काम किया था वो गैर कानूनी था। किसी भी देश में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास वीज़ा, पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो हवाई जहाज़ से जाएं या फिर पानी के जहाज़ से जाएं। लेकिन एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक कायदा होता है, उस कायदे के साथ वो नहीं गया था, उसने नियम तोड़ा था और वहाँ की सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद फिर लंबे समय तक, लगभग 18 साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रही, और जितने भी लोग, चाहे वो जेल में हों या कानून से जुड़े हुए लोग हों या अदालत में हों, हर कोई उससे एक ही सवाल करता था कि आखिरकार तुम बच कैसे गए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे जो तापमान की गिरावट होने लगती है, और हवाई जहाज़ जितनी ऊंचाई पर जाता है उतनी -60 यानी 60 डिग्री टेम्परेचर तापमान गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। आप 0 पे चला जाता है तब भी बर्फ़ जम जाता है, और 60 मतलब 60 सेंटीग्रेड माइनस में अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा इंसान जम जाएगा। लेकिन वो जमा ज़रूर था, लेकिन सांसें उसके अंदर बाकी थीं। ठीक हो जाता है, लगातार लंबे समय तक केस चलता है अदालत में। जज साहब भी उससे यही सवाल करते हैं कि तुम बच कैसे गए। बचना तो वाकई किस्मत थी उसकी। डॉक्टर लोगों ने जब उसके बारे में रिसर्च किया, उसकी बॉडी को लेकर जो साइंटिफिक रीज़न तलाशने की कोशिश की, तो उससे पता चलता है कि जैसे ही वो हवाई जहाज़ के अंदर बैठा था, लैंडिंग गियर के अंदर छुपा हुआ बैठा था, तो पता चलता है कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद ही कर दिया था। ऐसे समझ लीजिएगा जैसे कि वो मर चुका था, जिंदा नहीं था, एक लाश के रूप में वो उड़ा था। और जैसे लाश के रूप में उड़ा था, उसके कान, उसके नाक, ये जो अक्सर होता है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे कानों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके कान भी सुरक्षित थे, हालांकि उसको महसूस ज़रूर हुआ था कि जैसे उसके शरीर के हिस्से अलग फट रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ हवा चल रही है। लेकिन उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, उससे लड़ाई लड़ने की, जो 40,000 मीटर की ऊंचाई पर सब चल रहा था, तो वो जीत जाता है। और जीतने के बाद, लेकिन वो पहली लड़ाई मौत से जीतता है, और दूसरी लड़ाई सन 2014 में लंदन की सरकार से जीत जाता है। सरकार वहाँ की उससे खुश होती हैं, कहती हैं कि तुमने वाकई गलत काम तो किया है, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है जो यहाँ तक पहुँचे, इसलिए हम तुम्हें अपने यहाँ की नागरिकता देते हैं, और तुम अपना जो काम है, जो काम हिंदुस्तान में मैकेनिक का काम करते थे, गाड़ी चलाने का काम करते थे, तुम यहाँ काम कर सकते हो। वो तब से वही लड़का प्रदीप सैनी अपने भाई को लेकर तो खैर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, लेकिन अक्सर लोग उससे एयरपोर्ट पर जो टैक्सी चलाता है, लोग उससे पूछते हैं कि तुम बच कैसे गए थे। वो बच तो गया, और उसी बीच में उसकी शादी भी हो जाती है, 2 उसको बेटा पैदा हो जाते हैं, और वो अपनी वहीं की नागरिकता मिलने के बाद अपनी ज़िंदगी को वहीं गुजर बसर कर रहा है। आज शायद ही हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो, ऐसा कोई देश हो जो उस लड़के को उसके नाम से ना पहचानता हो। उसका एक फ़ोटोग्राफ है जो अक्सर वायरल होता रहता है। साथ ही ये खबर तब ज़्यादा सुर्खियों में आई थी जब तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर पूरा कब्ज़ा कर लिया था, और तालिबानी अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज़ में बैठकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, और बड़ी संख्या में लोग इधर उधर चिपक जाते हैं, लटक जाते हैं। लेकिन जब हवाई जहाज़ अपनी पूरी रफ्तार पर आता है तो अधिकांश लोग मर जाते हैं, यानी कि कोई भी बच नहीं पाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
खासकर पुलिस के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो बिना सोचे समझे, बिना जाने उसके पीछे ऐसा भी नहीं पड़ना चाहिए कि आदमी इतना मजबूर हो जाए अपना देश छोड़ने के लिए, वो भी ऐसा देश छोड़े कि पूरा इतिहास ही बन जाए। खासकर पंजाब पुलिस को इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। जाते जाते जैसे रोज़ की तरह कुछ लोगों के जन्मदिन होते हैं, तो आज भी मैस किंग हैं राज पुरोहित, इनका जन्मदिन है। शिवम वर्मा हैं, इनका भी जन्मदिन है। गौरव गुज्जर हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। प्रभात सिंह अलीगंज से, आज इनका भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही वारिस गद्दी हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। वारिस गद्दी जी, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही यूट्यूब पर लोगों ने कुछ नाम लिया है कि हमारा नाम ज़रूर लें किसी भी स्टोरी के साथ। तो अमृता शर्मा है, अभिषेक कुमार गौतम है, करण गौतम है, विकास नेगी है, सन्नी है, सादिक खान है इंग्लैंड से, आज इंग्लैंड की ही, लंदन की ही खबर पढ़ रहे थे। विजय नेगी हैं, अंकुर हैं, कृष्णा दारजी हैं, राकेश मीणा हैं, निज़ाम अली हैं, रीता कुमारी हैं, शहनाबाज हैं, आशीष हैं, गरिमा ठाकुर हैं, धीरू यादव हैं, शाहरुख अली हैं, अंकित राजौरा हैं, फैताब आलम हैं, विशाल कश्यप हैं, रोहित पांचाल हैं जोधपुर से, निशान प्रवीण हैं, मीना हैं, प्रदीप कुमार हैं, रितिका श्रीवास्तव हैं, दीपक हैं हिसार से। और फेसबुक पर कमेंट करके अपील करने वाले कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा, जिनमें रंजन हैं पटना से, लता नेगी हैं, जय हैं नेपाल से, सुनील कुमार हैं पटना से, साबिर मलिक बागपत से हैं, नीता सिंह दिल्ली से हैं, अंकुश सिंह दिल्ली से हैं, कमल सिंह पटेल प्रयागराज से हैं, ओमकार सिंह बुलंदशहर से हैं, निसार खान दिल्ली से हैं, भूपेंद्र सिंह भिवाड़ी से हैं, नारायण सिंह लाला ठाकुर पीके सिंह हैं, श्री राम चौधरी राजस्थान से, मंजू कानपुर से हैं, पवन तोमर हैप्पी सिंह मोगा पंजाब से हैं, और विक्रम शाहजहानपुर से हैं, मुकेश कुमार, मनीष मुजफ्फरनगर से, लालाराम गुज्जर, अमन तिवारी, युद्धवीर यादव शाहजहाँपुर से, योगेश कुमार गुरुग्राम से। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।